हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल फॉर यू में। हिंदी का एक कविता है, उसका दो पंक्ति आपके लिए हम बोलेंगे और फिर शुरू करेंगे। हिंदी का वो कविता का पंक्ति कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ आहो समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को न रहो न निराश करो मन को। तो यहाँ में जो भी कवि कहना चाह रहा हो, मैं इस कविता को इसलिए कहा कि हम आज काम को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग हिंदी का उसका अनुवाद नहीं करेंगे, क्या कवि का भाव था वो नहीं समझेंगे। इस कवि का भाव ये है कि बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज वर्क, ठीक है। तो हम लोग आज हमारा चैप्टर 2 क्लास 10 का है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। वर्क, पावर एंड एनर्जी, 3 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है। तो आज हम लोग पहला पार्ट करेंगे, वर्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये क्लास 8 के लिए भी सुटेबल हो सकता है क्योंकि क्लास 8 में भी वर्क एंड एनर्जी पढ़ना है, तो वही पार्ट है। आपने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा है कि एंगल का कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी जो वर्क का डेफिनेशन उनके लिए है वही आपके लिए भी। अगर आप लोग 8 में पढ़ के भी आएंगे तो ये आसान होने वाला है। ये वाला पार्ट मैंने कुछ टॉपिक्स लिखा है, उन टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं। पहला पार्ट है व्हाट इज वर्क, के बारे में बात करेंगे कि वर्क होता क्या है, फिर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर है जो इंफ्लुएंस करता है वर्क को, फिर उस वर्क को मैथमेटिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये पढ़ना है। फिर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि वहां एंगल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो फिर हम बात करेंगे कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो जब कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे तो वहां एक एंगल का कॉन्सेप्ट आएगा, उसको हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग कब बोलेंगे कि पॉजिटिव वर्क हुआ, कब बोलेंगे कि नेगेटिव वर्क हुआ, फिर यूनिट ऑफ वर्क और रिलेशनशिप ऑफ यूनिट ऑफ वर्क। अब किस किस का रिलेशनशिप, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना सारा काम हम लोग को करना है और यही वर्क पार्ट है। वर्क पार्ट में हमें इतना ही पढ़ना है। तो पहले देखते हैं कि वर्क क्या कहता है, साइंस और फिजिक्स के अकॉर्डिंग में वर्क क्या होता है। मैं बैठ के ऐसे सोच रहा हूं दिन भर कि ऐसे करूंगा तो मेरे इतने सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, सोच रहा हूं कुछ कर नहीं रहा हूं, तो कुछ कर नहीं रहा हूं तो सब्सक्राइबर बढ़ेगा नहीं। तो सोचना काम नहीं है। फिजिक्स कहता है कि आप सोचते रहे, या फिर मैं ऐसे दीवार को धक्का लगा रहा हूं, खूब धक्का लगा रहा हूं, दीवार 1 मिलीमीटर का 1000 पार्ट भी नहीं हिला, तो मैं तो अपने आप में एग्जॉस्टेड फील करूंगा, थक जाऊंगा। मैं बोझ लेके खड़ा हूं, ऐसे बोझ लेके खड़ा हूं, कहीं जा नहीं रहा, बहुत सारा बोझ लेके सर पर खड़ा हूं। तो फिजिक्स क्या कहता है कि वर्क, इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा। फिजिक्स ने कहा कि वर्क मैं तभी मानूंगा कि आपने किया। पहला कंडीशन उसने कहा, ये इसी में आ जाएगा फैक्टर्स, कि किन किन फैक्टर्स पे वर्क डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क डन क्या है कि जब फोर्स लगे और उस फोर्स की वजह से उस पर्टिकुलर जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है उसमें डिस्प्लेसमेंट हो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ये याद रखना है, मैं जब फोर्स लगाया तो फोर्स के डायरेक्शन में यदि वर्क हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वर्क डन हुआ। हम क्या बोलेंगे, वर्क डन हुआ। यानी कि वर्क डन को कैसे डिफाइन किया गया, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है। यानी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड किया, तो 2 फैक्टर है, तो फोर्स लगना चाहिए, दूसरा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और तीसरा फैक्टर कहीं कहीं किसी बुक में आपको मिल जाएगा कि वो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। इन 3 फैक्टर्स पे वर्क डन डिपेंड करेगा। क्लियर है। सो वर्क डन, अब देखते हैं थोड़ा सा एक मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, इस पे मैंने फोर्स F लगाया इस डायरेक्शन में, मैंने एक फोर्स F लगाया इस डायरेक्शन में, और जब मैं इस पे फोर्स लगाया तो ये मूव किया, S डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसमें क्या हुआ, S डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये बॉक्स A यहां से यहां पे आ गया, पोजीशन A से A' पोजीशन पे ये बॉक्स मूव होके आ गया। तो मैं इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, सो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को कंबाइन करो, ये पहला ये दूसरा, यानी कि वर्क डन किन किन चीजों पर डिपेंड किया था, फोर्स पे डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा वर्क होगा, या जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना ज्यादा वर्क होगा। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो F वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F डॉट S। अब ये मैंने डॉट लिखा ना, इस डॉट का भी अपना एक मायने है। इसका मायने ये है कि ये वर्क डन जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और फोर्स मेरा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है,
वेक्टर क्वांटिटी, और दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन स्केलर तभी आएगा जब उसका डॉट प्रोडक्ट हो, क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वो वेक्टर आ जाएगा। ये वेक्टर और स्केलर का पार्ट है कि दो वेक्टर को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और दोनों का यदि डॉट प्रोडक्ट है तो उसको मैं क्या मानूंगा कि वो स्केलर क्वांटिटी आना। तो इसको ध्यान रखना है कि मैंने ये डॉट इसीलिए लिखा। अब मैं इसको इक्वल करूंगा तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू के एफ डॉट एस, और ये है के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू 1 होता है। कैसे 1 होता है, मैं बोलूं कि यदि मैं 1 जूल का वर्क किया तो 1 जूल का वर्क मैंने कब किया, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। यहां पे देखो ये 1 जूल ले लेते हैं, ये के लेते हैं, यहां पे भी 1 यहां पे भी 1, के का वैल्यू क्या आ गया एग्जैक्टली, ये सब कट के क्या आ गया 1 आ गया। तो के का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं 1, तो वर्क डन का फाइनल मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाता है F डॉट एस, F डॉट एस, ये फाइनल एक्सप्रेशन होता है वर्क डन का। तो मैथमेटिकली हम लोग वर्क डन को F डॉट एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे F मेरा फोर्स अप्लाइड है और S मेरा डिस्प्लेसमेंट है, इस फिगर। क्लियर है। अब आते हैं कि मैंने बोला था जब मैं ये फैक्टर्स के बारे में जब बात किया था तो तीसरा पॉइंट मैंने बोला था कि किसी बुक में आपको देखने मिल जाएगा कि फोर्स मैंने लगाया और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, या किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ और किधर से फोर्स लगा, इन दोनों चीज के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा उसका बाद, और फिर यहीं से कंपोनेंट वाला पार्ट आ जाएगा। तो मैं इसको मिटाता हूं ऊपर से, ये सारी बातें आप लोग लिख लीजिएगा। चलो आज फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट के बारे में। अच्छा, मैंने थर्ड पॉइंट क्या बताया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। थर्ड पॉइंट क्या था कि फोर्स के डायरेक्शन में यदि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन बोलेंगे। अब देखो मैंने फर्स्ट कंडीशन लगाया है कि फोर्स तो मैं इधर लगा रहा हूं, फोर्स किधर लग रहा है ऐसे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, ये मूव करके यहां पे आ गया ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन तो ये ऐसे सीधे जाता। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ऐसे है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है। यानी कि इसमें यदि मैं डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लूं तो कौन वाला पार्ट आएगा, एस कॉस थीटा। कौन सा पार्ट आएगा, एस कॉस थीटा। ऐसे मान लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्या मान लो सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ये जब राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये थीटा एंगल लिए हैं, तो ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इधर जब मैं इसको लिखूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मेरा क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं कि मेरा ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना लिया। ये एस कॉस थीटा कैसा है मैं बता रहा हूं। तो इस ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा इक्वल टू मैं क्या लिखूं, ए सी बाई ए बी। ये ए सी मेरा बेस, ये ए बी मेरा हाइपोटेनस, ठीक है। मुझे ए बी का ए सी का वैल्यू निकालना है, ए सी को यहीं पर रहने देते हैं, क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए सी होगा ना, और ए बी का वैल्यू क्या है एस है, ये क्या हो जाएगा एस कॉस थीटा। यानी कि फोर्स जिधर लग रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट है, एस कॉस थीटा। और मैंने वर्क डन को कैसे डिफाइन किया था, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस। अब यहां पे टोटल एस लेंगे क्या, नहीं, उसके डायरेक्शन में कितना एस का पार्ट है, ये टोटल एस इस पार्ट में नहीं है, इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में नहीं है। कितना पार्ट उसका है, एस कॉस थीटा पार्ट है, तो हम क्या लिख लेंगे एफ, और एस की जगह पे पूरा एस नहीं, उसका एक पार्ट, कौन सा पार्ट, एस कॉस थीटा वाला पार्ट। तो ये हो जाएगा वर्क डन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट की वजह से ये वर्क डन। दूसरा कि यदि मैं फोर्स ऐसे लगाया, अब इस बार देखो फोर्स मैंने ऐसे लगाया और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो गया, तो इस बार फोर्स के कौन से कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, यहां पे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट यहां पे एक्ट किया होगा, ठीक है। तो ये फोर्स को हम लोग आगे ले जाते हैं, फोर्स को क्या ले जाते हैं, आगे लेते हैं। फोर्स को मैंने लगाया, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन ये है और एस ये है, यहां से जब मैं बनाया तो ये एंगल थीटा है, तो यहां पे भी ये क्या हो जाएगा ट्रांसवर्स से, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल से, ऐसे सॉरी रेसिप्रोकल बोल रहा हूं, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ये मान लेते हैं कि यहां पे थीटा है, ये यहां पे थीटा है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या हो गया थीटा, यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं। तो अब इस थीटा की वजह से यहां पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट इधर जा रहा है, एस कॉस थीटा। कौन सा कंपोनेंट, एस कॉस थीटा। या फोर्स का कौन सा कंपोनेंट से डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये भी समझ सकते हैं फोर्स के। अच्छा यहां पे इसको ध्यान से समझना है, इसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं, कान ऐसे पकड़िए ऐसे पकड़िए, बात वही। मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, तो मैं बोलूं कि फोर्स ऐसे लगा, यहां पे ये फोर्स देखो, फोर्स ऐसे लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ,
तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स के किसी कंपोनेंट की वजह से इधर हुआ होगा, और वो कंपोनेंट क्या है फोर्स का, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा, F cos थीटा। कौन सा कंपोनेंट होगा, सिमिलरली जैसे यहां पर प्रूफ किया वैसे ये क्या हो जाएगा, F cos थीटा वाला कंपोनेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है। फोर्स के किस कंपोनेंट की वजह से हुआ है डिस्प्लेसमेंट, F cos थीटा। फिर वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा, इस बार होगा F cos थीटा डॉट S, मल्टीप्लिकेशन है तो सब क्या हो जाएगा वैसे ही लिख लेंगे F S cos थीटा। तो चाहे हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट के बारे में बात करें या फिर फोर्स के कंपोनेंट के बारे में बात करें, दोनों केस में फॉर्मूला मेरा क्या आएगा, Fs cos थीटा। क्लियर है, कंपोनेंट वाला पार्ट सबको क्लियर होगा होपफुली, ठीक। तो यानी कि नेचुरली मेरे पास एक फॉर्मूला जो F डॉट S था, वो मैथमेटिकली मैं पूरा तरह से लिखना चाहूं, यानी कि मैं जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखना चाहूं जो किसी भी एंगल के लिए वैलिड हो, किसी भी एंगल के लिए वैलिड हो, तो वो फॉर्मूला मेरा होगा W इक्वल टू Fs cos थीटा। क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Fs cos थीटा। और अब इस थीटा के वैल्यू के अकॉर्डिंग में ही हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव वर्क डन मतलब कि जिधर मैं फोर्स लगा रहा हूं, जनरल टर्म में, फिर हम एंगल पे आएंगे, जनरल टर्म में समझना है कि मैं फोर्स इस पे इधर लगा रहा हूं और इसका मोशन भी इधर ही हो रहा है। जिधर फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में मोशन हुआ तो हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। क्या हुआ, पॉजिटिव वर्क डन। मैं फोर्स लगा रहा हूं ऊपर, मैंने फोर्स लगाया था ऊपर के लिए, नीचे आने लगा, तो जब ये नीचे आने लगा मतलब मेरा क्या, अपोजिट डायरेक्शन है। फोर्स ऊपर जाने के लिए लगाया था, ये नीचे गिरने लगा, मैं इसको ऐसा फोर्स लगाया नीचे गिरने लगा, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव वर्क डन हो गया। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जब लगे तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क डन बोलेंगे। बात समझ में आया, क्लियर है, सबको क्लियर होगा, ठीक। तो अब जरा देखते हैं कि पॉजिटिव वर्क डन का मतलब एंगल कितना। मैं इधर ही फोर्स लगा रहा था और इधर ही मोशन हो गया, मोशन भी, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री। क्या हुआ, 0 डिग्री। जिधर मैंने फोर्स लगाया उधर ही मोशन हुआ, मतलब एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री होगा तो यहां पे क्या होगा, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 मैक्सिमम, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Fs cos 0, और ये पॉजिटिव वर्क डन है। ये क्या है, पॉजिटिव वर्क डन। या फिर कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम वर्क डन कब होगा। मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, कब होगा मैक्सिमम वर्क डन, जिधर फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में जब चला जाए, ठीक है। यानी कि cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि जब मैं बोलूं कि मैं फोर्स लगाया इधर, फोर्स लगाया इधर और मूवमेंट हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, मिटा देता हूं फिर ताकि क्लियर समझ में आए। मैं फोर्स लगाया इधर और अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो गया, तो क्या बोलेंगे, जरा देखो यहां पे आसान सा है। मैं फोर्स इधर लगाया, मैं फोर्स इधर लगाया, मान लो कोई ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया था, लेकिन वो मूव नीचे के डायरेक्शन में करना शुरू कर दिया, यानी कि फोर्स लगा ऊपर, मोशन हुआ नीचे, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। कितना एंगल हुआ, 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। क्या होता है, -1 होता है, याद रखना है, ठीक है। तो जब मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Fs -1, क्या हो जाएगा, -Fs। और ये माइनस क्या डिनोट करता है, अपोजिट डायरेक्शन। माइनस क्या दिखाता है, अपोजिट डायरेक्शन। ये माइनस दिखाता है अपोजिट डायरेक्शन, और जब अपोजिट डायरेक्शन दिखाया तो हम बोलेंगे कि नेगेटिव वर्क डन हुआ। क्लियर है सबको, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन क्लियर है। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं। पॉजिटिव वर्क डन तो सबको समझ में आ रहा है कि कार में मैंने फोर्स लगाया और कार सीधे डायरेक्शन में चल रहा है, वो पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल देखते हैं। तो नेगेटिव वर्क डन में मैं एक बॉल लिया और फेंक दिया, बॉल को मैंने ग्राउंड पे ऐसे बॉल को फेंक दिया, कुछ दूर जाने के बाद बॉल रुक गया, तो हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स लगा, इसकी वजह से रुका। फ्रिक्शन ने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। मैंने फोर्स इधर लगाया था मूव कराने के लिए, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने इस बॉल पे फोर्स लगाया इधर, ये F ओरिजिनल है, F ओरिजिनल, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगा, इसके जस्ट अपोजिट, जिधर मैंने फोर्स लगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव इन नेचर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव इन नेचर। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव वर्क डन का, कोई भी चीज मैं ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं और वो ग्रेविटी के इंफ्लुएंस से नीचे की तरफ गिरने लगे, तो जब ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा है, नीचे ही लग रहा है, और सामान भी किधर गिर रहा है, नीचे ही गिर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क डन। और मैं जब ग्रेविटी लगा रहा है नीचे फोर्स और सामान जा रहा है ऊपर,
तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। अच्छा मैं बोलूं कि एक रॉकेट ने लॉन्च किया गया, एक रॉकेट को लॉन्च किया गया, तो रॉकेट को लॉन्च किया गया तो रॉकेट फोर्स किधर लगाता है? नीचे की डायरेक्शन में। रॉकेट फोर्स लगाता है नीचे के डायरेक्शन में, थ्रस्ट फोर्स जनरेट करता है नीचे, एक्शन रिएक्शन पेयर से किधर बढ़ता है? ऊपर की डायरेक्शन में। तो वर्क डन उसका क्या हो गया? क्या हो गया? नेगेटिव वर्क डन हो गया। ठीक है, क्लियर है? ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लग रहा है, थ्रस्ट भी नीचे की तरफ लगा रहा है, मोशन हो रहा है ऊपर की तरफ, तो यानी वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव वर्क डन का कंडीशन था। अब कुछ कंडीशन है जिसमें वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। जिसमें वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। तो पहला कंडीशन सिंपल सा है, फोर्स ही ना लगा। भैया फोर्स ही नहीं लगाया तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट, जब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। एक सिंपल एग्जांपल, अर्थ रिवॉल्व करना शुरू किया, रिवॉल्व करके फिर एक साल बाद उसी पॉइंट पे आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? नेट डिस्प्लेसमेंट उसका क्या है? जीरो है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या है कि मैं स्कूल बैग में लटका लिया। अब स्कूल बैग का फोर्स किधर लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ। मैं कैसे चल रहा हूं? मेरा फोर्स कैसे लग रहा है? ऐसे। यानी कि देखो, बैग पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, मेरा फोर्स सामने की तरफ। मैंने फोर्स किधर लगाया? एफ ओरिजिनल सामने। दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। तो अब ये cos 90 का वैल्यू क्या होता है? जीरो। वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में? वर्क डन इक्वल टू मेरा क्या था? एफ एस cos 90 लिख ले, इसके जगह जीरो रख ले, तो पूरा क्या हो गया? जीरो। यानी कि वर्क डन जीरो, एक तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो, एक फोर्स ना लगे तो, और तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है कि जब जो फोर्स मैं लगा रहा हूं और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो मैं फोर्स लगा रहा हूं और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उन दोनों के बीच में क्या होगा? एंगल 90 डिग्री हो जाए तो भी क्या होगा? वर्क डन जीरो होगा। क्लियर है सबको? होपफुली सबको क्लियर होगा। आसान सी चीजें हैं, क्लास 8 की चीजें हैं। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं इसके यूनिट्स के बारे में और फिर उसका रिलेशन। तो जब मैं इसके यूनिट के बारे में बात करूं तो इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। ठीक है, और ये ऑनररी नेम है, ऑनर में दिया गया है, जेम्स जूल थे, उनके ऑनर में दिया गया है। एक्चुअली क्या होता है ये जरा देखते हैं। तो वर्क डन को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? एफ एस, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, इसका क्या होगा? मीटर, और न्यूटन का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। ये होगा ना, न्यूटन का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ठीक, वैसे ही ये तो ऐसा यूनिट का हुआ। अब सीजीएस यूनिट के बारे में बात करते हैं। सीजीएस यूनिट ये क्या होता है? डाइन। क्या होता है? डाइन होता है। डाइन ही नहीं होता, डाइन सेंटीमीटर होगा। डाइन तो फोर्स के लिए हो गया, इनटू सेंटीमीटर। फोर्स के लिए क्या हो जाएगा? डाइन, इसके लिए क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो अब जरा देखते हैं, डाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर। वर्क डन क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अब जरा देखते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है। ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है? ठीक है, तो इनका रिलेशन देखते हैं। अब यदि मैं बोलूं कि ये 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, इस 1 केजी को मैं कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम होगा। 1 केजी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम। और सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और नीचे में सेकेंड स्क्वायर ही रहना चाहिए। तो ये 3 0 2 0 2 0 कितना हुआ? 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको क्या बोलते हैं? अर्ज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अर्ज। यानी कि ये 1 जूल, इसका वैल्यू क्या है? इसको हमने क्या डिफाइन किया? ये 1 जूल था ना,
1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ज। तो रिलेशन क्या हुआ, 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज। ठीक है, 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज, ये रिलेशनशिप हुआ जूल और अर्ज का। सो होपफुली सबको इतना बात समझ में आ गया। तो आज वर्क डन के पार्ट में हमने क्या वर्क को डिफाइन किया, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फिर किन कैसे कंपोनेंट को हमने निकाला उसके बारे में आज हमने बात किया। कंपोनेंट के बाद हमने बात किया कि यूनिट क्या है और यूनिट का रिलेशन क्या है। तो ये वर्क पार्ट था, होपफुली वर्क पार्ट सबको समझ में आया हो। नेक्स्ट पार्ट हम लोग पावर और एनर्जी करेंगे। टिल देन बाय।